एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जो कि पार्ट 1 है। चैप्टर का नेम है मिडाइवल सोसाइटी यूरोप एंड इंडिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फंक्शंस ऑफ द रूलिंग क्लास इन यूरोप। यूरोप में जो शासन करने वाला जो वर्ग था, उसके मेन कार्य क्या थे। आंसर है, द रूलिंग क्लास मेनली कंसिस्ट ऑफ द फेडरल क्लास। जो यूरोप में जो शासन करने वाला जो वर्ग था वो था सामंतवाद, या फिर हम इसे जागीरदार भी कह सकते हैं। इट्स मेन फंक्शन वॉज टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्शन। इसका मेन कार्य होता था जस्टिस प्रोवाइड कराना, न्याय देना लोगों को और उनकी रक्षा करना। एग्रीकल्चर वर्क वाज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द फेडरल सिस्टम। और जो कृषि का जो कार्य होता था वो भी सामंतों की हेल्प से हुआ करता था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन यूरोप। यूरोप के जो किसान थे उनकी जो कंडीशन थी वो किस तरह की थी। फेडरल सिस्टम वाज प्रिवलेंटेड इन मिडाइवल यूरोप। यूरोप में जो सामंती जो व्यवस्था थी, सामंती जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी मिडाइवल पीरियड में। फेडरल लाइफ वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। और जो सामंती जो जीवन था वो था कृषि पर आधारित था। द पीजेंट्स केम एट द लोअर लेवल ऑफ द फेडरल सिस्टम। जो किसान होते थे वो सामंतों के अंडर में काम किया करते थे, उनसे निम्न स्तर हुआ करता था किसानों का। द फेडेट्रीज एंड द सब फेडरल रिसीव्ड लैंड फ्रॉम द किंग। और जो सामंत होते थे या उप सामंत होते थे, उनको जो ज़मीन मिलती थी वो राजा के द्वारा दी जाती थी। दे यूज टू गेट फार्मिंग डन ऑन दिस लैंड। और वो उस ज़मीन पर जो राजा के द्वारा उन्हें दी जाती थी उस पर कृषि किसानों से करवाया करते थे। दे वर कॉल्ड सेमी फार्मर्स और स्लेव फार्मर्स। जिन किसानों से वो खेती करवाया करते थे उन्हें सेमी फार्मर कहा जाता था और दास किसान कहा जाता था, गुलाम किसान कहा जाता था। देयर वर आल्सो सेमी इंडिपेंडेंट फार्मर। जो यूरोप में कुछ किसान ऐसे भी थे जो स्वतंत्र किसान थे, हु हैड देयर ओन लैंड, जिनकी अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन हुआ करती थी। स्लेव फार्मर्स लिव्ड अ वेरी हार्श लाइफ। जो गुलाम हुआ करते थे, दास किसान हुआ करते थे, उनका जीवन बहुत ही कठिन था, दुर्गम था, बहुत मुसीबतों से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन हाउसेज मेड ऑफ मड एंड ग्रास। वो रहा करते थे जो मिट्टी से और घास से बने हुए जो घर होते थे उनमें रहते थे वो। दे हैड टू वर्क ऑन द ऑनर्स प्राइवेट लैंड एज वेल। जो किसान होते थे, गुलाम किसान, उनको अपने मालिक की जो प्राइवेट भूमि हुआ करती थी उन पे काम करना पड़ता था। दे वर नॉट पेड एनी वेजेस फॉर दिस वर्क। और उन्हें उस काम के लिए कोई भी वेजेस नहीं दिया जाता था, कोई भी पैसे या मजदूरी नहीं दी जाती थी। दे वर ओनली गिवन सम पार्ट ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना भी ज़मीन में प्रोड्यूस होता था, उत्पादन होता था, उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। दे कुड नॉट लीव द लैंड। वो उस ज़मीन को छोड़ नहीं सकते थे। एंड गो एनीवेयर, और कहीं पर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो सामंतों के गुलाम होते थे। इट वॉज इलीगल टू लीव द लैंड। अगर वो उस ज़मीन को छोड़कर जाते थे तो ये गैर कानूनी था। दस इस प्रकार से हम देखते हैं कि द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वॉज वेरी बैड इन द सोसाइटी ऑफ मिडाइवल यूरोप। मिडाइवल यूरोप में जो किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बदतर थी, बहुत बेकार स्थिति थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में हमारे भारत में समाज का क्या स्ट्रक्चर था, समाज किस तरह का होता था। इन द पोस्ट मिडाइवल पीरियड, उत्तर मिडाइवल पीरियड में मैनी फॉरेनर्स
केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। विदेशों से बहुत सारे विदेशी हमारे भारत में आए ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। मोस्ट ऑफ देम सेटल हेयर, और जितने भी किसान आए ज़्यादातर उनमें से यहीं पर हमारे भारत में ही सेटल हो गए। द रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड वर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियंस। जो बाहर से जो व्यक्ति आए थे हमारे भारत में, उनका रिलीजियस, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, जो मोरल संस्कृति हमारे देश के व्यक्तियों से, हमारे देश के धर्म से बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसीलिए जो हमारे भारत का जो समाज था, दे आल्सो हैड देयर अवन आइडेंटिटी। हमारे भारत के जो व्यक्ति थे उनकी एक अपनी अलग पहचान थी। दिस मेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सोसाइटी वेरी कॉम्प्लेक्स। अब इस स्थिति ने भारत का जो समाज की जो स्थिति थी उसे बहुत ही जटिल कर दिया था, क्योंकि जो बाहर से व्यक्ति आए थे वो भी यहाँ पर रहने लगे, और हमारे भारत की भी दोनों में कल्चर बहुत डिफरेंट था, धर्म अलग था, तो बहुत ही मुश्किल आती थी एक दूसरे को समझने के लिए। सेकेंडली द इंडियन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और दूसरी बात ये थी कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसे की जो डेवलपमेंट का जितना भी डेवलपमेंट के जितने भी जो हमारा मेन सोर्स थी वो एग्रीकल्चर थी, कृषि पर ही हमारे देश की उन्नति आधारित थी। देयरफॉर इसीलिए द पीजेंट्स हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर। इसीलिए जो किसान होते थे वो बहुत ही महत्व स्थान रखते थे हमारे समाज में। फार्मर्स लिव्ड इन विलेज, जो किसान होते थे वो गांव में रहते थे। द अर्बन क्लासेस इंक्लूडिंग मर्चेंट, और जो अर्बन शहरी एरिया जो वर्ग होता था वो उनमें व्यापारी वर्ग होता था। आर्टिशियंस कारीगर होते थे, इंटेलेक्चुअल्स और विद्वान हुआ करते थे, जो भी मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। जब मिडाइवल पीरियड चल रहा था तब हमारे भारत के व्यक्तियों की, हमारे भारत के किसानों की कैसी स्थिति थी। इन द मिडाइवल इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में, मिडाइवल पीरियड में भारतीय समाज में, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग सोसाइटी वाज ऑफ द फार्मर। जितना भी जिम्मेदारी थी उनके मेंटेनेंस की, वाज ऑफ द फार्मर, वो फार्मर की थी। लाइक द यूरोपियन फार्मर, जो यूरोप से फार्मर आए थे, देयर कंडीशन वाज आल्सो पथेटिक। जो बाहर से किसान आए थे उनकी भी जो स्थिति थी वो बहुत पथेटिक थी, बहुत ही करुणामय थी, दयनीय थी। देयर वॉज मैनी क्लासेस इन इंडिया टू, हमारे भारत में कई वर्गों के लोग रहा करते थे। मेनली दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, मुख्य रूप से हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। जो किसान होते थे उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट है खुद कास्ट। खुद कास्ट कौन होते थे? खुद कास्ट वर द फार्मर्स हु यूज टू कल्टिवेट देयर अवन लैंड। खुद कास्ट ऐसे किसान होते थे जो अपनी ज़मीन पर कल्टिवेट करते थे, अपनी ज़मीन पर उत्पादन करते थे। ऑन देयर अवन, अपने आप वो अपनी ज़मीन को यूज़फुल करते थे। दे यूज टू पे अ फिक्स टैक्स टू द किंग, और उन्हें राजा को एक फिक्स टैक्स भुगतान करना पड़ता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाही कास्ट। दूसरे नंबर के जो किसान आते थे वो होते थे पाही कास्ट। द सेकेंड कैटेगरी वाज पाही कास्ट फार्मर्स। सेकेंड कैटेगरी में जो हम रख सकते हैं वो थे पाही कास्ट किसान। पाही मीन्स अपर और आउटर। पाही का मतलब होता है अपर, ऊपर या फिर बाहरी। दस इस प्रकार से द पाही कास्ट वर द फार्मर्स हु वेंट टू अनदर विलेज टू कल्टिवेट। पाही कास्ट ऐसे किसान होते थे जो दूसरे गांव में खेती करने के लिए जाया करते थे। पाही कास्ट फार्मर्स हैड ओनली दैट मच लैंड ऑन विच ही कुड कल्टिवेट ओनली विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली। पाही कास्ट जो किसान होते थे उनके पास इतना ज़मीन का टुकड़ा होता था, इतनी ही ज़मीन होती थी जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड चला सके, अपने परिवार का गुजारा वो कर सकें। नंबर 3 पर जो आते हैं वो है रेयती एंड
मुजारियन, रियती किसान और मुजारियन किसान। सम कल्टीवेटर्स यूज टू कल्टीवेट द लैंड ऑफ अ लैंडलॉर्ड, कुछ कल्टीवेटर्स जो किसान होते थे वो दूसरे अपने मालिकों की ज़मीन को कल्टीवेट करते थे, वहाँ पर उत्पादन करते थे। एंड रिसीव अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, और जितनी भी ज़मीन पर उत्पादन होता था उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। दे वर कॉल्ड रैयती, ऐसे किसानों को हम रैयती या मुजारियन कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 तरह के किसान थे। सबसे पहले ऐसे किसान थे जिनका अपनी ज़मीन हुआ करती थी और उन्हें एक फिक्स कर देना पड़ता था। दूसरे हुआ करते थे पाही किसान, वो ऐसे किसान होते थे जिन्हें दूसरे गांव में जाना पड़ता था ज़मीन में उत्पादन करने के लिए, बोने के लिए। और नंबर 3 पर जो होते थे मुजारियन किसान, वो ऐसे किसान होते थे जिनको कि ज़मींदारों की ज़मीन पर उत्पादन करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। उन्हें कोई पैसे या वेजेस नहीं मिलते थे, उन्हें केवल उस उत्पादन का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। तो हम ऐसे किसानों को रैयती या मुजारियन कह सकते हैं। द कंडीशन ऑफ दीज फार्मर वाज पथेटिक, ऐसे किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही करुणामय थी, दयनीय थी, पिटिएबल थी। लैंड टैक्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट, और जो राज्य की जो मेन सोर्स होती थी, कमाई का जो मेन साधन होता था वो होता था टैक्स। सभी राजा जितने भी होते थे वो पहले उन राज्यों से, गांव से, छोटे छोटे हिस्सों से टैक्स कलेक्ट करते थे और वही उनका मेन साधन हुआ करता था अर्निंग का। फ्रॉम दिस द सैलरी वाज गिवन टू द टॉप ऑफिशियल, पहले वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उस टैक्स में से जो राज्य के अधिकारी होते थे उन्हें दिया जाता था सैलरी। एंड दस द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट वाज, और जो व्यय होता था, राज्य का जो खर्चा होता था, वाज मेट बाय द एक्सप्लोटेशन ऑफ द पीजेंट, वो किसानों के शोषण द्वारा प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन स्लेवरी इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में हमारे भारत में जो दास फार्मर होते थे या दास्ता पर या गुलामी पर हमारे भारत में क्या स्थिति थी उसके बारे में वर्णन कीजिए। इन मिडाइवल इंडिया में स्लेव्स प्ले अ स्पेशल रोल, दास जो गुलाम होते थे उनका भी एक स्पेशल रोल था, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द सोल्जर एंड अदर हु वर टेकन कैप्टिव ड्यूरिंग द वार वर मेड स्लेव, ऐसे सोल्जर जिनको युद्ध में या किसी में परास्त करके उन्हें हराकर कैप्टिव कर लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था युद्ध के दौरान, उनको दास बना लेते थे वो। दोज हु कुड नॉट पे टैक्स वर ऑल्सो मेड स्लेव, और ऐसे व्यक्ति जो अपना कर समय से नहीं भुगतान कर पाते थे, टैक्स नहीं पे कर पाते थे, उनको भी दास बना लिया जाता था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर इंक्लूडिंग इन ऑल द स्लेव, इन दासों में बच्चे भी होते थे, मैन भी होते थे और वीमेन भी हुआ करती थी। लार्ज मार्केट फॉर स्लेव वर हेल्ड इन गोवा एंड दिल्ली, एक बड़ा सा मार्केट खुला था गोवा और दिल्ली में, जो कि गुलामों के बेचने और ख़रीदने के लिए होता था। आफ्टर कन्वर्टिंग द स्लेव टू मुस्लिम, जब गुलामों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, देवर मेड टू डू वेरियस सर्विस, तो उनसे बहुत सारे काम कराए जाते थे, जैसे कि दीज इंक्लूडिंग हाउस होल्ड, घर के काम कराए जाते थे, चोर्सेस एंड लिफ्टिंग स्पाई गोट, और पानी भरी हुई जो बाल्टियाँ होती थी उनके डंडे उठवाए जाते थे। एंड लिफ्टिंग अम्ब्रेलाज, और जो छाता होता है बड़े राजा अपने ऊपर, हम मूवीज़ में भी कई बार देखते हैं कि दूसरा जो गरीब व्यक्ति होता है वो छाता ऊपर उठाए लिए रखता है, उस काम के लिए, या फिर बॉडी गार्डिंग टास्क के लिए, या फिर अंगरक्षक का काम उन गुलामों से लिया जाता था। देयर कंडीशन वॉज वेरी डेप्लोरेबल, उनकी जो स्थिति थी गुलामों की वो बहुत खेदजनक थी, इट मीन्स बहुत दुख वाली थी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के दौरान अकबर बैंड द प्रैक्टिस ऑफ एनस्लेवमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द वार, युद्ध के दौरान जो भी प्रिजनर बनाए गए थे, जो भी बंदी बनाए गए थे, अकबर ने इन सब पर बैन लगा दिया था। मैं इस लाइन को दोबारा बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुगल पीरियड में जब जो
गुलाम बनाए गए थे जिन व्यक्तियों को, उन पर बैन लगाने का जो काम किया था, इस प्रथा को रोक दिया था अकबर ने। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सुल्तान एंड स्लेव सिस्टम, वहाँ के सुल्तान और दास प्रणाली। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर वेरी फाउंड ऑफ कीपिंग स्लेव, जो दिल्ली के सुल्तान होते थे उन्हें गुलाम रखना बहुत पसंद होता था। स्पेशल केयर ऑफ वाज गिवन फॉर कीपिंग दैम, स्पेशल अपनी केयर के लिए, अपनी देखभाल के लिए वो गुलाम रखा करते थे। दे वर गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग, उन गुलामों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी आर्मी की, जैसे कि युद्ध में, ताकि वो लड़ सकें। एंड सेंट टू द फाइट इन वार्स एज आर्मी हॉर्स, और उन्हें युद्ध में भेज दिया जाता था जैसे कि आर्मी के हीरोज़ जाते हैं। अ स्लेव नेम्ड मलिक काफूर, ऐसे ही एक गुलाम का नाम है मलिक काफूर। हैड कन्क्वायर्ड साउथ इंडिया, मलिक काफूर एक बहुत ही फेमस गुलाम था जिसने कि साउथ इंडिया पर विजय पाली थी। एंड अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी पर विजय पाली थी। अलाउद्दीन खिलजी का वो गुलाम था और उसने साउथ इंडिया पर विजय पाली थी। इसी तरह का एक गुलाम था फ़िरोज़ तुगलक, हैड 1000 ऑफ स्लेव, ऐसा कहा जाता है कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे उनके भी हज़ारों गुलाम हुआ करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है स्लेव डायनेस्टी, दास प्रणाली। स्लेव्स वर ऑल्सो गिवन द पोजीशन ऑफ द सुल्तान, जो गुलाम होते थे उनको सुल्तान की पोजीशन, स्लेव वर ऑल्सो गिवन द पोजीशन ऑफ सुल्तान, सुल्तानों ने भी, बहुत सारे ऐसे गुलामों ने भी सुल्तान की पोजीशन निभाई है इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड। और अर्ली मिडाइवल पीरियड में द रेंस ऑफ द पावर रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, और जो पीरियड था, जो उसकी बागडोर स्लेव गुलामों के हाथ में आ गई थी। इट वाज फाउंडेड बाय द जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने पाया कि जो एक जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी एक गुलाम थे। आ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, आपने मोहम्मद गोरी का नाम ज़रूर सुना होगा, वो मोहम्मद गोरी का एक फेमस गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड, जो कुतुब मीनार बनवाई है वो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई थी। द फेमस सुल्तान बलबन वाज आल्सो अ स्लेव अर्लियर, और आपने बलबन का नाम भी ज़रूर सुना होगा, जिसने कि लोहो रक्त की नीति चलाई थी, वो भी एक फेमस गुलाम था। ड्यू टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्लेव, गुलामों को बेचे जाने और ख़रीदे जाने के कारण देयर वॉज आल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ब्यूटीफुल फीमेल स्लेव एज अ गिफ्ट, ये भी प्रथा थी कि जो सुंदर स्त्रियां होती थी उनको गुलाम बनाकर एज अ गिफ्ट दिया जाता था। अ फॉरेन ट्रेवलर इब्न बत्तूता, एक फॉरेन ट्रेवलर था इब्न बत्तूता, हैड गिवन फीमेल स्लेव, उसने भी एक फीमेल गुलाम को सुल्तान को दिया था, मोहम्मद तुगलक को एज अ गिफ्ट। मोहम्मद तुगलक को गिफ्ट के रूप में उसने एक फ़ीमेल को दिया था एज अ गिफ्ट। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर